वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री। अब इसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर दिया था। हम सेक्शन 1 में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने बहुत सी चीजें देख ली थी। हमने आउटब्रेक पे चल रहे थे, हमारे पिछले पार्ट में हम आउटब्रेक पे आगे थे कि भाई वर्साइल्स में ये सारी चीजें हो रही थी, नेशनल असेंबली में सभी लोग इकट्ठा हुए, उसमें जो लीड कर रहे थे वो थे मीराबियू और अब्बे सईद, ये दोनों थे। उनमें मीराबियू जो नोबल था मगर फिर भी वो चाहता था कि विलेजेस हट जाए, उसने कई तरह की स्पीचेस दी। तो ये लीड कर रहा है मीराबियू, तो ये सब हो रहा है। तो ये टेनिस कोर्ट है जिसमें सब मिल रहे हैं। देखिए आप, पेंटिंग बाय जेकोबियस लुइस डेविड ने बनाई है। पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में ये हंग होनी बाकी। तो ये चीजें हमने देखी थी। अब हम आगे चलते हैं कि भाई नेशनल असेंबली में सब हो गया, स्पीचेस दे दी कि भाई हमें अपना नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, मोनार्की पावर को लिमिट करना है। और क्या था, ये हमने मीरा व्यू के बारे में तो देख लिया। एक अभी सैयस के बारे में भी देखा हूँ। ओरिजिनली ये प्रीस्ट, ये ओरिजिनली क्या था, ये एक प्रीस्ट था चर्च का। wrote an influential pamphlet called What is the Third State, ये इसने लिखा था। आपसे पूछा जाए कि अभी सैयस ने कौन सा इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज अ थर्ड स्टेट। मीरा व्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया, नोबल था बट मुझे प्लीज हटाना था। तो ये दोनों लीडर थे इस नेशनल असेंबली में। अब चलिए आगे चलते, 20 जून को ये सारी चीजें हो रही थी। अब while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil। जब नेशनल असेंबली में ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो फ्रांस में बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा था। खाने पीने के लिए लोग मर रहे थे। A severe winter had meant a bad harvest। अब अगर जो है विंटर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाएगी तो हार्वेस्ट नहीं होगा, और वही हो जाता था यहाँ पे फ्रांस में कई बार। द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, आसमान छू गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। तो जब आसमान छू गई प्राइस, तो जो बेकर्स हुआ करते थे उन्होंने कई सारे सप्लाईज रख लिए थे अपने पास, और फिर जब लोग मांगते थे तो और बढ़ा देते थे। तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमन। अब जानते हैं वुमन जो है वही अपने फैमिली के लिए ब्रेड लाने जाती थी, जैसे आज के टाइम पे वुमन जाती है। वुमन इज सच अ ग्रेट वुमन बीइंग इन आवर अर्थ, क्योंकि वुमन जो है वही सारी चीजें करती है। और वहां पे भी जो वुमन है वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड लेने गई, क्राउड्स में गई, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी इनटू द शॉप्स। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। तो किंग ने जब ये सारी चीजें होती हुई देखी कि भाई नेशनल असेंबली करोगे, हमारे खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे और हमेरी पावर लिमिट करोगे, हम राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देखिए अब क्या करेंगे। तो उसने कहा कि भाई ट्रूप्स लाओ पेरिस में। पेरिस में यहाँ पे ट्रूप्स लाने को बोल दिया कि भाई आ जाइए, और ट्रूप्स ले आइए। तो जुलाई 14, जून में तो ये सारी घटनाएं होगी। तो जुलाई 14 को क्या हुआ, एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। तो जब लोगों को लगा कि ये सब चीजें होने वाली है, उसने जो है ट्रूप्स बुला लिए हैं, तो लोगों ने बसाइल जो है फोर्ट, जो मैंने आपको बताया था जेल, उस पर हमला कर दिया। और अपना जो पहला सबसे पहले हमने ऊपर देखा था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वही यहाँ पे अभी हो रहा है। तो बसाइल्स का जो फोर्ट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्राउड ने कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। तो कंट्री साइड ये रूमर फैल गया था कि सारे के सारे जो हमारे क्रॉप थे सब है, ये सब डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, सब ये हो जाएगा। रूमर फैल जाते हैं, रूमर कई तरीके के होते हैं जो फैल जाते हैं। तो caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized holes and pitchforks and attacked चैतन्यक्स। तो जब ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी फसलें सब नष्ट कर दी जाएगी, सब खत्म कर देंगे, तो पीजेंट्स जो है उन्होंने भी अटैक कर दिया। अब दे लूटेड होर्डेड ग्रेन,
तो जब उन्हें लगा कि सब कुछ नष्ट कर देंगे तो उन्होंने जो है सारी की सारी जितनी भी ग्रेन थी वो चोरी कर ली, लूट लिया उनको, बर्न कर दिया जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, जितने भी ड्यूज बाकी होंगे उनके कितने भी, सब कुछ तबाह कर दिए एक तरीके से। A large number of nobles fled from their homes, भाग गए होंगे, many of them migrating to neighboring countries, और कई नोबल्स जो है वो नाइबरिंग कंट्रीज में भी चले गए। यूरोप में कई सारी कंट्रीज थी, उनमें से कोई दूसरी कंट्री पकड़ ली उन्होंने कि भाई अब हम यहाँ रहेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. तो जब लुई 16 जो था उसने देखा कि भाई ये सब चीजें हो गई है, वसाइल का फोर्ट नष्ट कर दिया गया है, पीजेंट जो है वैसी सारी चीजें लूट रहे हैं, कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप नेशनल असेंबली कर रहे थे ना टेनिस कोर्ट में, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लुई 16 ने कहा कि चलो हम रिकॉग्नाइज कर ही लेते हैं, और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है ना उससे आप हमें चेक कर लेना हमारी एक्शन को। ठीक है भाई, मान लिया लुई ने, ताकि उसकी पावर हमेशा से बनी रहे। अब ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, अब ये जो 14 जुलाई को तो वसाइल का फोर्ट जो है नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। फिर अगस्त जो है उसमें 1789 में द असेंबली, जो नेशनल असेंबली थी, उसने पास किया अ डिक्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। अब असेंबली, नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट ने बनाई थी, तो जो टैक्सेस लगा रहे थे ना फर्स्ट सेकंड नोबल वाले, उन सबके जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे सबको अबोलिश करने की डिग्री पास कर दी उन्होंने कि भाई हम, हमारी नेशनल असेंबली है, हमारे लिए करेंगे हम काम, कर दिया ये सब। अब मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, कि भाई अपने प्रिविलेज हटाओ, वरना लुई ने तो हार मान ली, आप भी कुछ अब करना होगा। अब तिथेज वर एबोलिश्ड, अब तिथेज जो लगाए गए थे ना इन पे, ये काम करने के भी पैसे दोगे, मतलब हटा दिए। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, और जो लैंड दिया गया था चर्चेस को, वहां पे क्लर्जी वगैरह उनको, उन सबसे वही लैंड ले लिया कि भाई आप सबकी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं रहेगी, हमारी होगी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। उस टाइम पे करेंसी होती थी फ्रांस की, क्या, लीवर्स। तो इतने एसेट जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए नेशनल असेंबली के लोगों, या फिर गवर्नमेंट ने, आप कह सकते हैं। किंग के साथ साथ गवर्नमेंट भी बन चुकी, ये सारी चीजें हो रही थी। देखो ये मैप क्या बता रहा है आपको कि पीजेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और चीजें जो है तबाह कर देते थे। अब यहाँ पे एक और चीज देखने की है कि पीजेंट्स ने जो चेत्योक्स को अटैक किया था ना, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज चेत्योक्स। तो ये कैसल और स्टेटली रेसिडेंस है बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन मैनर, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड इज मेंशन। ये रेजिडेंस है नोबल्स का, वहां पे रहा करते थे, तो उन सबको जो है अटैक करा उन्होंने कि भाई आप हमारी फसलें हटाओगे, हम आपको हटा देते हैं, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से जो है चर्च भी खत्म, सब खत्म, और फ्रांस जो है एक तरीके से मोनार्की से हटके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे चला गया। क्यों? क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आने वाली है। मोनार्की तो अभी खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आया है कि भाई किंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, और नेशनल असेंबली को भी रिकॉग्नाइज कर लिया गवर्नमेंट की तरफ। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। यहाँ पे हम आगे की कहानी पढ़ रहे हैं कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कैसे बन गया? तो 1791 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया नेशनल असेंबली। द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। वही मोनार्की पावर लिमिट करनी है कि लुई 16 को कमजोर करना है। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. जो पावर्स थी ना, वो अब एक इंसान के हाथ में नहीं थी, कई सारे लोगों के इंस्टीट्यूशंस के हाथ में नहीं थी। कौन कौन थे? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी
जो आपको बताया था मैंने, मोंटेस्क्यू ने बताया था ना ये चीजें इस तरीके से होते थे। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है फ्रांस को बना दिया। अब ये फिगर 7 है जो आपको न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड बता रहा है। तो ये देखते हैं कौन सा फिगर है। ये फिगर आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सबको अच्छी तरह देखिए क्या बताया है यहाँ पे। चलिए हम एक वन बाय वन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब सबसे पहले तो लोग वोट करेंगे, इलेक्टर्स हो जाएंगे, कुछ नेशनल असेंबली में आ जाएंगे, इलेक्टर्स आएंगे, फिर इलेक्टर्स वोट करेंगे, नेशनल असेंबली में आ जाएंगे। फिर नेशनल असेंबली जो है वो कंट्रोल करेगी अपने मिनिस्टर्स को, और ये कंट्रोल करेगी क्या, किंग को, जैसे लुई 16 को किया। फिर किंग जो है वीटो करने का पावर था इसको। और ये जुडिशरी जो है उसके लिए भी वोट करो, ये जो है सारे के सारे जो जज को भी वोट करके बनाते थे। तो इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है बनती जा रही थी कहाँ, फ्रांस में। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, तो फिर ये चलना मान्य हो गया, तो ऐसे ही चलेगा। अब चलिए यहां तक तो हो गया, आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि पावर नेशनल असेंबली के हाथों में थी, और वो इनडायरेक्टली इस तरीके से इलेक्ट होती थी कि पहले वोट करते थे लोग इलेक्टर्स को, अब इलेक्टर्स चुनते थे अपने मेंबर्स, 50,000 थे, उनमें से जो है फिर 745 आते थे नेशनल असेंबली। तो एक तरीके से जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। अब दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, सिटीजन्स ने तो कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट किया, हु इन टर्न चूज द असेंबली, और जिन्होंने फिर क्या किया, एक असेंबली को चूज कर लिया। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं वो थे, मगर उनको वोट था। क्या था, राइट टू वोट, कि भाई हर किसी को राइट टू वोट दिया जाएगा। अब ओनली मेन अबाउट 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage are given the status of active citizen। अब जो मैन है जो 25 साल से बड़ा है, जो टैक्स दे रहा है, जो 3 days ऑफ लेबर का वेज है उसके बराबर है, उसे एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दे दिया गया। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। तो जब ये चीजें होगी तभी जाकर के उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। सारे सिटीजन्स को तो वोट देने का अधिकार दिया नहीं, मतलब सिर्फ कुछ को ही दिया, क्योंकि कुछ ही इतनी ज्यादा वेज या इतने ज्यादा टैक्सेस पे कर पाएंगे। तो द रिमेनिंग मैन जो बच गए एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बताओ, एक तो एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। अभी तक तो पैसिव सिर्फ सेंसस की नाम सुने थे हमने, पैसिव वॉइस का नाम सुना था, बट यहाँ पे तो पैसिव सिटीजन हो गए। और एक्टिव सिटीजन जो पैसे देंगे वो एक्टिव, जो पैसे नहीं देंगे वो पैसिव। अभी इस तरीके की चीजें हुआ करती थी फ्रांस की क्रांति में। तो क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। अब अगर इलेक्टर की तरह क्वालिफाई करना है, एक मेंबर बनना है असेंबली का, तो बहुत बड़ा टैक्स पेयर होना जरूरी है। अगर असेंबली में जाना है ना, तो आपको बहुत बड़ा टैक्स पेयर होना जरूरी है। अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो एक तरीके से आप जो है असेंबली में नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, यहां तक तो हमने देख लिया टैक्स ज्यादा दो तभी जाके असेंबली में एंट्री मिलेगी। अब आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन? अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डिक्लेरेशन करी भाई कि भाई राइट्स होंगे कुछ सिटीजन्स के और मैन के। राइट्स सिटीजन्स तो सारे हो नहीं सकते थे, एक्टिव और पैसिव बताया ना मैंने आपको। तो राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। तो इनको क्या बोला गया कि भाई आपके ये सारे राइट्स हैं, इनएलिएनेबल और नेचुरल राइट्स हैं, जो आपको दे दिए जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो ये सारे राइट जो है ना, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास होंगे और इस तरीके से होंगे, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास होंगे और इस तरीके से होंगे, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास होंगे और तो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास इस तरीके के हमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। ये ड्यूटी है भाई कि आपको सारे राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। ये देखिए, ये रहा डिक्लेरेशन, ये देखिए डिक्लेरेशन में लिखा हुआ। ये फ्रांसीसी भाषा है, आपको समझने में नहीं आई है, बट यहाँ पे देखिए फिगर 8 में क्या बताया। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर in 1790. The figure on the right represents France. The figure on the left symbolizes the law. तो राइट वाला तो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेफ्ट वाला जो है लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिक्लेरेशन थी भाई। अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन में क्या क्या दिया गया था, वो यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई गई है। आपसे कभी पूछ लिया कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में क्या क्या है, तो यहाँ देखिए कितने राइट्स हैं, तो देख लेते हैं। जो मेन राइट्स हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, बिल्कुल होना चाहिए। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, बिल्कुल होना चाहिए। थर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, बिल्कुल जैसे आज के टाइम पे इंडिया की सोवरेनिटी है, यहाँ पे भी सोवरेनिटी बता दी। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। तो अगर लोगों से कुछ अथॉरिटी नहीं मिली है तो फिर वो कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। और लिबर्टी, पावर टू डू वट एवर इट इज नॉट इंजीरियस टू अदर्स, जो भी अगर किसी को दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप कर सकते हो, आपको लिबर्टी है। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। जो सोसाइटी के लिए हानिकारक होंगे ना, सिर्फ उनको हम उन एक्शंस को रोक देंगे, फॉरबिड कर देंगे। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। लॉ एक जनरल विल का एक्सप्रेशन होता है, आपकी जो इच्छा है ना उसका। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस फॉर्मेशन, बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं कुछ भी, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। या तो पर्सनल अपने खुद ही जाएं या इलेक्शन लड़ने, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव ले लें। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट, जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वली ये सब दिया हुआ है। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ। एक्सेप्ट इन केसेस जो किसके द्वारा बताए गए, लॉ के द्वारा डिटरमाइन किए गए वो वाले के। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई लॉ नहीं लग रहा है तो आप किसी पर्सन को क्या नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। जो आज भी हम देखते हैं हमारे सीआरपीसी आईपीसी में बताया हुआ है, एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ प्रेस। ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन कॉज केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। अब अगर लिबर्टी में आप कुछ अब्यूज कर दोगे, कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज लिखोगे, तो वो लॉ के अंडर आ जाएगी और आपको कुछ ना कुछ उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उसकी अगर कुछ होता है फिर। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स। मतलब एक टैक्स लगेगा जो हर किसी पे उसकी स्थिति के अनुसार लगेगा। 17, since property is a sacred and
वैल्यूएबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी को भी डिप्राइव नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। अगर कुछ ज्यादा ही नेसेसिटी है तो आप उसे हटा दीजिए, मगर जो उस पर हटाएंगे उसको कंपनसेट कर लीजिए जरूर। तो इस तरीके के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हमें दे दिए गए। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है वो कितनी ज्यादा बात करता है हमारे फेवर में। ठीक है, ये हमने देख लिया, यहां तक हम देख लिया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिया के आ गया था। अब ये एक और एक कुछ आपको दिया हुआ है, ये कोई जनरलिस्ट है जिसके बारे में ये बताया हुआ, ये एक सोर्स है जिनसे हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर मेन चीज ये है कि आप बस ये ध्यान रखिए कि न्यूज़पेपर में लिखता था ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच, द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इंप्रूव्ड बाय पीसफुल मींस अलोन। तो जीन पॉल ने कहा कि भाई आप ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स तो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, असेंबली सब कर रही है, बट ये सब रिचर को दे रहे हैं, पुअर को नहीं दे रहे कुछ भी। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, उसका फायदा क्या हुआ? पॉल ने कहा कि भाई आप कुछ भी कर लो, जब तक पुअर को कुछ नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छप के पोल और पोल फेमस हो गया। ये पोल जो है फेमस हो गया कि भाई आप ही हो जो पुअर की सुन रहे हो, और तो सब रिचों की बातें कर रहे हैं, रिचों के पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पुअर की कोई बात नहीं कर रहा। तो पोल उस टाइम पे फेमस हो गया पुअर लोगों में, जब उसने न्यूज़पेपर में ये सब लिख दिया। ठीक है, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, कई तरीके के पॉलिटिकल सिंबल्स हुआ करते थे। क्या ये देखिए, द ब्रोकन चेन, बंडल ऑफ रॉड्स, द आई ट्रायंगल, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्नेक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इस तरीके के जो है पॉलिटिकल सिंबल हुआ करते थे जिनको देखकर लोग जो है वोट किया करते थे। ये देखो रेड फ्रिगेन कैप, जैसे भी सिंबल हुआ करते थे। आज के टाइम पे आप जानते हो ना, कमल का सिंबल है, हाथ का सिंबल है, कांग्रेस का हाथ का सिंबल देखा है ना। इस तरीके के कई तरीके के सिंबल होते हैं और वो आते रहते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। ये ब्लू व्हाइट रेड, विंग्ड वुमन, और ये लो टेबल जो हमने पहले ही देखी थी। तो ये सारे जो है सिंबल्स दिए जाते थे। ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल्स थे सबके सब, ये हमने देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो पढ़ ली, पहले मोनार्की थी, फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नेशनल असेंबली बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, कई तरीके डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिए, और वो भी रिचर को दिए, कुछ पोल वगैरह ने बोला न्यूज़पेपर में। अब फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की, अब पूरी तरह से मोनार्की जो है अबोलिश कर दी जाएगी और एक रिपब्लिक बना दिया जाएगा। किसको? फ्रांस। तो चलिए देखते हैं फ्रांस को जो है किस तरीके से बना दिया जाता है। The situation in France continued to be tense during the following years. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, ये सारी चीजें दी गई, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन थी। Although Louis XVI had signed the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया, he entered into secret negotiations with the king of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर कर दिए, और इस तरीके की इवेंट्स है जो दूसरी कंट्रीज थी जहां पे मोनार्की थी, उन सब ने सोचा कि फ्रांस जो कर रहा है रोको, फ्रांस अपनी मोनार्की हटा रहा है, जबकि हम सब में मोनार्की है, अगर वो हटा देगा तो हमारे लोग भी आंदोलन पे उतर जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे, तो क्यों ना फ्रांस को रोका जाए। सबके सब इकट्ठा हो गए कि भाई हम सबको मिलकर ही फ्रांस को रोकना पड़ेगा, फ्रांस अकेले नहीं रुकने वाला, हमें ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। Events that has been taken place there since the summer of 1789 में ये सारी चीजें होनी होगी। फ्रांस बने कि भाई हम ट्रूप्स भेज देंगे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो हमने यहां तक ये देख लिया कि भाई ये चीजें हुई, लुई 16 ने जो ये करते सारे के सारे खराब हो गए। अब जो आगे की चीजें हैं कि भाई असेंबली ने पर्शिया और
ऑस्ट्रिया पे वार डिक्लेयर कर दी 1792 में। बाकी की बातें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।